हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका 9 जनवरी के करंट अफेयर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, चाहे यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। गाइस बताना चाहूँगा साथ साथ कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, आर सचिवालय के लिए, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इन फुल प्रिपरेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, सारी पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं, फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रही हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है। वर्ल्ड वॉर 1 से अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स में कुछ रहा है, तो उसके लिए पीछे देखते हैं। तो उस टाइम पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो उस टाइम पे वॉइसरॉय थे भारत के, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था दिल्ली में एट अ वॉर कॉन्फ्रेंस इन ऑर्डर टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द एम्पायर। गांधी जी एग्री टू मूव पीपल टू एनलिस्ट इन द आर्मी फॉर वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 में गांधी जी जो थे, जब गांधी जी भारत आए, तो गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को या भारतीय लोगों को कहा कि आप ब्रिटिशर्स का साथ दें और ब्रिटिशर्स आपको बदले में आज़ादी देंगे या सेल्फ रूल देंगे। स्वराज की उस टाइम पे बात चल रही थी, लेकिन वो अलग बात है कि हमने वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी साथ तो दिया था ब्रिटिशर्स का, लेकिन उन्होंने हमें जो हम चाहते थे वो उन्होंने बदले में हमें नहीं दिया। नेक्स्ट आती है GS2 से। अगर हम न्यूज़ देखें तो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है, उसने जन औषधि च्यवनप्राश स्पेशल निकाला है। देखिए च्यवनप्राश जो है, सभी लोग इसको सर्दी में इसका सेवन करते हैं। सर्दी में बॉडी में हीट प्रोवाइड करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में एक तरह से ये काम करता है च्यवनप्राश। अब बाकी मार्केट में अगर हम देखेंगे तो च्यवनप्राश बहुत सारे तरह के हैं, बहुत सारी कंपनीज निकालती हैं, लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज हैं, थोड़ी कॉस्टली होती हैं। तो अब जिस तरह से कि एक नॉर्मल पर्सन को भी वो मिल पाए, जन औषधि केंद्र से मिल पाए, तो उसके लिए सरकार ने एक जन औषधि च्यवनप्राश निकाला है। तो च्यवनप्राश स्पेशल विल बी अवेलेबल एट ऑल जन औषधि केंद्र। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसको 2008 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिमिटेड के द्वारा। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो जो है भारत का, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो इस योजना को, इस परियोजना को इम्प्लीमेंट कर रही है। और अब तक देखें तो 9,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं पूरे भारत में। नेक्स्ट आता है क्योंझर फाइनलाइजेज बेनिफिशियरीज 7 ईयर्स आफ्टर DMF स्कीम। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन करके एक स्कीम चलाई गई थी। यानी जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस जिस जगह पे हम खनन का काम करते हैं, वहाँ पे माइनिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको उस जगह से हटाना पड़ जाता है। तो वहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं जो वहाँ से हटाए जा रहे हैं, अब उनका क्या होगा, उनको किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। अब जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग होके मान लेते हैं कोयला वहाँ से निकलता है या लोहा वहाँ से निकल रहा है, उस लोहे से निकालने के बाद आप गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो एक गरीब व्यक्ति को उस गाड़ी बनाने से क्या बेनिफिट हुआ, उसको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो गरीब व्यक्ति का क्या होगा वहाँ पे। तो उड़ीसा के क्योंझर जिले में, जो कि भारत का हाईएस्ट रेसिपिएंट है फंड्स का, किसके तहत, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के तहत, उसने 3,000 करोड़ रुपए खर्च करे हैं पिछले 7 सालों में। बट द डिस्ट्रिक्ट हैज़ ओनली रिसेंटली फाइनलाइज्ड हु द रियल बेनिफिशरीज आर। अब 7 सालों में उसने 3,000 करोड़ रुपए तो खर्च कर दिए हैं पिछले 7 सालों में, लेकिन अब जाके उसने ये देखा है कि असली बेनिफिशरीज कौन है, असली वो लोग कौन हैं, वो ट्राइबल लोग कौन हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। विद अ जोग्राफिकल एरिया ऑफ 8303 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंझर इज ह्यूजली रिच इन मिनरल रिजर्व्स, स्पेशली आयरन ओर यानी कि लो अयस्क। तो लो अयस्क से बेहद समृद्ध एक
जिला है क्योझर जिला, कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। डिस्ट्रिक्ट हैज़ 2555, देखिए दो के बाद 3 बार 5 5 5 लगा दी उन्होंने। तो इतने मिलियन टन आयरन ओर है मिट्टी के नीचे। अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन टन जो है हर साल उसके अंदर से निकाला जाता है। द DMF फंड इज ऑगमेंटेड बाय माइनिंग कंपनीज कंट्रीब्यूशन ऑफ 30% ऑफ देयर रॉयल्टी। क्योझर में अगर हम देखें तो टोटल DMF फंड, देखिए मेन बात क्या है, सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी सवाल ऐसे पूछ लेता है कि क्योझर अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा, तो आप बताइए क्योझर क्या है या क्योझर कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएटेड है। तो क्योझर जिला या किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आयरन ओर के लिए फेमस है कि आयरन ओर वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है और आयरन ओर से हम लोहा निकालते हैं बाद में उस अयस्क में से। क्योझर द टोटल DMF फंड कलेक्शन जो है वहाँ पे 8,840 करोड़ रुपए टच कर गया था। ये इतना किसी भी जिले के लिए सबसे ज़्यादा है। द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है होल्ड्स इनर्मस पोटेंशियल टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल इन क्योझर। तो जो भी क्योझर जिले के रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी को किस तरह से बेटर बनाया जा सकता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 62% पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो 62% जनसंख्या जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है वहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि एक ज़िला जो इतना समृद्ध है आयरन और रिजर्व्स में, जहाँ से पूरे भारत में कितनी ज़बरदस्त इकनॉमी चलती है, कितना स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो लोहे से स्टील बनाते हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं, सब इतनी इकनॉमी इतनी चल रही है। वो ज़िला जहाँ से कच्चा माल मिल रहा है वो ज़िला कितनी गरीबी में है। तो 62% लोग अगर किसी ज़िले के आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या हाल हो रहा होगा। स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जैसे कि ट्राइबल्स हैं या दूसरे फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं। नेक्स्ट आता है कंसर्न ओवर चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स होल्ड्स अप इंडिया नेपाल पावर ट्रेड। तो भारत और नेपाल के बीच में जो बिजली का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, अब नेपाल के अंदर जो बिजली परियोजनाएं चल रही हैं उसमें कुछ चाइनीज़ कंपनीज भी, चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स भी आ रखे हैं। तो भारत वहाँ पे अपनी रिजर्वेशंस दिखा रहा है। भारत का कहना ये है कि अगर वहाँ पे चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे तो इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, इंडिया जो है, भारत की सरकार जो है वो इतना इंटरेस्ट उसमें नहीं लेगी। तो यहाँ पे उनका कहना है कि इंडिया नेपाल हाइड्रो पावर ट्रेड इज सेट टू बिकम अ रीजनल गेम चेंजर। जो ऑफिशियल्स हैं दिल्ली के और काठमांडू के, उनका कहना ये है टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ बाइंग पावर फ्रॉम नेपाल एंड मेकिंग इट अवेलेबल ओवर एन इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम टू कंज्यूमर्स इन इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में। अब ये कहा जा रहा है कि नेपाल से जो बिजली बनती है, क्योंकि नेपाल सरप्लस बिजली बनाता है, नेपाल में बिजली की इतनी खपत नहीं है, लेकिन बिजली नेपाल ज़्यादा बना रहा है। तो नेपाल क्या करेगा, नेपाल बिजली भारत को बेच देगा, उससे नेपाल को फ़ायदा मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलेंगे उसको, या फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। तो 456 मेगावाट का अपर तामाकोशी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये नेपाल का सबसे बड़ा है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है ये कि तामाकोशी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी न्यूज़ में रहा है, ये किस कंट्री का है, तो ये नेपाल का है। सिचुएटेड क्लोज टू नेपाल बॉर्डर विद तिब्बत, प्रोजेक्ट इज ऑन द तामाकोशी रिवर, वॉज कॉल्ड नेपाल्स थ्री जॉर्जेस डैम। अब देखिए ये नेपाल का थ्री जॉर्जेस डैम इसको कहा जाता है, तामाकोशी रिवर। असली थ्री जॉर्जेस डैम कहाँ पर है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप, कि इसका साइज बहुत बड़ा है गिवन इट्स साइज एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू मेकिंग नेपाल अ पावर सरप्लस कंट्री इन द वेट और रेनी सीजन। तो जिस टाइम पे खूब बारिश होती है उस दौरान नेपाल जो है पावर सरप्लस कंट्री बन जाता है, यानी कि इतनी उनकी खपत नहीं है जितना उनके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। 4 साल के नेगोशिएशंस के बाद भारत और नेपाल ने एक पाथ ब्रेकिंग पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 2014 में। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पावर ट्रेडिंग एग्रीमेंट भारत ने किसके साथ साइन किया हुआ है, नेपाल के साथ साइन किया हुआ है 2014 में। एग्रीइंग टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हम बिजली का एक्सचेंज करेंगे, कॉपरेशन करेंगे हाइड्रो पावर सेक्टर में, एंड इंडियन कंपनीज आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग सेवरल नेपाली प्रोजेक्ट्स। और कई सारी भारतीय कंपनी ऐसी हैं जो नेपाल के प्रोजेक्ट्स को बनाने में उनकी मदद कर रही है। अपर तामाकोशी प्रोजेक्ट इज ओन्ड एंटायरली बाय नेपाली एंटिटीज़। तो जो अपर तामाकोशी प्रोजेक्ट है ये कौन ओन कर रहा है, ये नेपाली एंटिटीज़ जो है वो उसको पूरी की पूरी तरह उसको ओन करे हुए है। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आ रही है, डिफेंस से, भारतीय डिफेंस से न्यूज़ है कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर है एक INS मार्मेगांव, उसको कमीशन किया गया है भारतीय नेवी में। तो INS मार्मेगांव जो कि सेकंड ऑफ द 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसको प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, प्रोजेक्ट 15B के तहत क्या बनाया जा रहा है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं। 4 बनाए जाएंगे टोटल, और 4 में से जो दूसरा है INS मार्मेगांव उसको अभी कमीशन किया गया है।
75% इंडिजिनस कंटेंट है इसके अंदर, यानी स्वदेशी जो है सामान जो इसके अंदर लगा है 75% से ज़्यादा लगा है। ये टेस्टिमनी है टू इंडियाज़ एक्सीलेंस इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वॉरशिप्स, यानी कि हम जो युद्ध पोत हैं यानी कि वॉरशिप्स हैं उनको बनाने में अब हम समृद्ध होते जा रहे हैं, उनको बनाने में अब हम उत्कृष्ट होते जा रहे हैं। 163 मीटर लॉन्ग वॉरशिप हैज़ अ फुल लोड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7400 टन, यानी कि जब वो समुद्र में आता है तो 7400 टन पानी को डिस्प्लेस कर देता है। जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 शिप्स अंडर प्रोजेक्ट 15B, इसको जनवरी 2011 में साइन किया गया था, देन यूपीए सरकार के दौरान 29,643 करोड़ रुपीज़ में, यानी करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। जो शिप का डिज़ाइन है हैज़ बीन डेवलप्ड इन हाउस बाय द डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन बाय मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। ये इसको कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स कहा जाता है क्योंकि ये 4 दे आर अ फॉलो ऑन, ये फॉलो ऑन है कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर की। पहले से पहले कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर बनाया गया था, उसके बाद अब ये सीरीज़ आई है नई, और इसको जो नाम रखा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं 4 कॉर्नर्स में देश के, उन शहरों के नाम पे इसको बनाया गया है। जैसे कि एक बनेगा विशाखापट्टनम, फिर एक बनेगा मार्मागांव, जो अभी INS मार्मागांव की हम बात कर रहे हैं, फिर एक INS इम्फाल आएगा और एक INS सूरत आएगा। INS विशाखापट्टनम को ऑलरेडी 2021 में कमीशन किया जा चुका है और अब 2023 में INS मार्मागांव को कमीशन किया गया है। तो INS इम्फाल और INS सूरत जो है अभी अभी अलग अलग स्टेजेस में है कंस्ट्रक्शन की, अभी उनमें आउटफिटिंग हो रही है और ट्रायल्स चल रहे हैं। INS मार्मागांव इज़ प्रोपेल्ड बाय 4 पावरफुल गैस टर्बाइन, 4 गैस टर्बाइंस है इसके अंदर में, जो 30 नॉट की स्पीड मैक्सिमम इसको दे सकती है। दी शिप्स आर इक्विप्ड विद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, तो ब्रह्मोस की जो मिसाइल्स हैं वो भी इसके अंदर लगी हुई हैं, और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इसमें लगी हुई हैं। कुछ मेजर इंडिजनाइज्ड इक्विपमेंट और सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं INS मार्मागांव में, जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल लगी हुई हैं, टॉर्पीडो इसके अंदर हैं, लॉन्चर्स हैं, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर हैं, सुपर रैपिड गन है इसके अंदर, फिर कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट है, फोल्डेबल हैंगर डोर्स हैं, हेलो ट्रैवर्सिंग सिस्टम है, सोनार है, यानी जो भी एक आधुनिक एक युद्ध पोत के अंदर वॉरशिप के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए वो सब इसमें भर भर कर टेक्नोलॉजी दे रखी है। नेक्स्ट आता है कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो कैबिनेट ने, जिसको चेयर करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हरी झंडी दे दी है। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इनिशियल आउटले जो हुआ करता था, यानी कि कितना पैसा इस मिशन के लिए शुरुआत में दिया गया, तो वो 19,744 करोड़ रुपए था। इसके अंदर 17,490 का साइट प्रोग्राम भी था। ये साइट प्रोग्राम क्या है इसको आगे समझेंगे। 1466 करोड़ रुपए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिए गए थे शुरू में, कि एक बार पायलट तो करके देखें, यानी शुरू में एक छोटा सा प्रोजेक्ट तो करके देखें, अगर सक्सेसफुल होता है तो उसको बड़े स्केल पे भी बनाया जाएगा। 400 करोड़ रुपए दिए गए थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, और 388 करोड़ रुपए दिए गए थे इस मिशन के अलग अलग और कॉम्पोनेंट्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी विल फॉर्मुलेट द स्कीम गाइडलाइंस। तो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इसके लिए उसने काम किया है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। और साइट क्या है? साइट है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, कि हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ तब्दील कर रहे हैं, तो उसके लिए ये एक मिशन चलाया जा रहा है। इसके 2 डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म हैं, टारगेटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स और प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, इसको प्रोवाइड किया जाएगा इस मिशन के तहत। नेक्स्ट आता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक मेजर बूस्ट की बात कर रहे हैं। तो कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उन्होंने अप्रूव किया है सेंट्रल सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइंड स्कीम, इसको कहा जा रहा है। क्या है ये? ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइंड स्कीम, जिसका आउटले है 2500 करोड़ रुपए 2025-26 तक। तो इंपॉर्टेंट बात है, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ये किस चीज़ के लिए है? ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, जो भी हम टीवी वगैरह पे ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिगार्डिंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो बाइंड स्कीम है वो कैसी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा का सारा पैसा कौन देगी? केंद्र सरकार देगी, इसमें राज्य सरकारों का पैसा नहीं लगेगा। एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 2500 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, की प्रसार भारती का, जिसके अंदर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन आता है, उन दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए 2500 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम जो है मिनिस्ट्री की, वो व्हीकल है फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रसार भारती फॉर एक्सपेंसेस
रिलेटेड टू एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ इट्स ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि उनका जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंटेंट डेवलपमेंट है, जिस तरह से वो कंटेंट तैयार करते हैं वो डेवलपमेंट होता है, सिविल वर्क जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का तरीके से चलता रहे, तो उस चीज़ के लिए 2500 करोड़ रुपए करीब देने की बात चल रही है। भारत ने अभी जो कॉप सबमिट हुआ था उसके तहत नया बायोडाइवर्सिटी फंड बनाने की बात की है भारत ने। तो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि CBD जो हुआ है, मस्ट ऑल्सो बी बेस्ड ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, यानी कि कुछ डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सेम है प्रकृति को बचाना, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी अलग अलग है, पहली बात है। और दूसरी बात यह है सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी भी है, यानी अपनी अपनी क्षमता भी है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है कि आप कितना चेंज कर पाएंगे। एज द 196 पार्टीज टू द CBD फाइनलाइज नेगोशिएशंस फॉर अ पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो 2020 के बाद एक तो जैसे 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया तो 2015 से 2020 तक का एक प्लान आया, फिर उस 2020 का प्लान जब खत्म हो गया, 2020 चला गया, तो उसके बाद फिर एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आया पोस्ट 2020 का, 2020 के बाद का। इसमें नए गोल्स रखे गए, नए टारगेट्स रखे गए, जिससे कि जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता में जो कमी आ रही है उसको किस तरह से रोका जाए और उसको रिवर्स किया जाए, यानी कि जैव विविधता वापस से लाई जाए। देयर हैव बीन रिपीटेड कॉल्स फॉर द इंक्लूजन of the CBDR principle in finance related targets. There is a need to create a new and dedicated mechanism for the provision of financial resources to develop country parties. Such a fund should be operationalized at the earliest to ensure effective implementation of the post 2020 Global Biodiversity Fund by all countries. तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो पहले मल्टीपल कन्वेंशंस में पैसा दिया करता था, जैसे कि UNFCCC में, UNCCD में, CCD मतलब कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जो रेगिस्तान फैलता जा रहा है, रेगिस्तानीकरण होता जा रहा है ज़मीनों का, जो पहले हरी ज़मीन हुआ करती थी, हरे पेड़ पौधे हुआ करते थे, वो धीरे धीरे ज़मीन रेगिस्तान के अंदर तब्दील हो रही है। रिमेन्स द ओनली सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो अब तक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी हुआ करती थी, अब कह रहे हैं कि एक नया एक और फंड बनना चाहिए। CBD COP15 developing countries have been demanding a new and dedicated biodiversity fund। तो जो CBD COP15 हुआ है मॉन्ट्रियल के अंदर कनाडा में, वहाँ पे जो अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि एक नया डेडिकेटेड बायोडाइवर्सिटी फंड होना चाहिए, सेइंग द एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल सोर्सेज आर नॉट अप टू द टास्क ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। इंडिया का कहना यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज बियर द बर्डन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द टारगेट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो भारत का कहना यह है कि जो विकसित देश हैं उनके मुकाबले जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा बोझ सहन कर रहे हैं, ज़्यादा बोझ उनको उठाना पड़ रहा है जो एज़ कंपेरिजन टू विकसित देशों के। इस्टेब्लिश्ड एज द 7th प्रिंसिपल ऑफ द रियो डिक्लेरेशन अडॉप्टेड एट द अर्थ समिट 1992 में, जो CBDR है इसको डिफाइन किया जा रहा है एज स्टेट्स हैव कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन व्यू ऑफ द डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। फिर वही COP15 समिट में अडॉप्ट किया गया हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील, यही हम पढ़ रहे थे अभी, तो इसको थोड़ा जूम करके पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योंकि चाइना इसकी भी लीडरशिप कर रहा था तो इसलिए कुनमिंग भी आ गया इसके अंदर। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पैक्ट इज हेल्ड एज अ लैंडमार्क टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। तो इंपॉर्टेंट है, सवाल सीधे सीधे पूछा जाएगा आपसे, 1 नंबर का सवाल यहीं से बनता है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट जो साइन किया गया किससे रिलेटेड करता है? वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेट कर सकता है, प्रकृति से कर सकता है, ऐसा ही कोई ऑप्शन जो प्रकृति से रिलेटेड होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, उसको आप टिक लगाएंगे। 30/30 चलाया गया है। 30/30 क्या है? एक कॉर्नर स्टोन है एग्रीमेंट इज द सो कॉल्ड 30/30 गोल, यानी कि हम 30% दुनिया की ज़मीन को प्रोटेक्ट करेंगे, समुद्र को प्रोटेक्ट करेंगे, कब तक? 2030 तक। फिर इंडिजिनस राइट्स की बात की गई है, यानी कि जो स्वदेशी लोग हैं, जो देसी लोग हैं, उनके राइट्स की बात की गई है। इंडिजिनस राइट्स को एड्रेस किया गया है थ्रू आउट द टेक्स्ट, इंक्लूडिंग इन एरियाज कवर्ड बाय द 30/30 प्लेज। तो वो एरिया जो 30/30 प्लेज के तहत आता है कि हम 30% दुनिया की ज़मीन और दुनिया के समुद्र को 2030 तक प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ पे जो इंडिजिनस राइट्स हैं, वहाँ के लोगों के, देसी लोगों के जो राइट्स हैं, उनकी भी हम क्या करेंगे? उनकी भी इज्जत करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। सेफ गार्डिंग इंडिजिनस पीपल्स राइट्स टू रिमेन स्टीवर्ड्स ऑफ लैंड दे यूज़।
फिर टेक्स्ट अप्रूव्स द ऑब्जेक्टिव फॉर रिच कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट $20 बिलियन पर ईयर। तो 2025 तक ये कहा गया है कि जो रईस कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, वो हर साल $20 बिलियन देंगे, एटलीस्ट 30 बिलियन देंगे। फिर 2030 तक, 2025 तक 20-20 बिलियन देंगे, उसके बाद 2026 से 30-30 बिलियन डॉलर्स देंगे, अप्रॉक्सीमेटली डबल एंड देन ट्रिपल द करंट इंटरनेशनल एड फॉर बायोडाइवर्सिटी। और उसके बाद फिर डबल करेंगे और फिर ट्रिपल कर देंगे। बहुत ज़्यादा पैसा उनसे लिया जाने की बात की जा रही है, उम्मीद कम है ऐसा कोई करेगा। ऑल्सो इट क्रिएट्स अ ट्रस्ट फंड विद इन एन एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म कॉल्ड द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी भी बनाई गई है कि भाई आप जो है सारा पैसा उस फंड के अंदर देते रहेंगे। तो आफ्टर 4 years ऑफ फ्रैक्शियस टॉक्स नियरली 200 कंट्रीज, जिसमें भारत भी है, और एक हिस्टोरिक जो पेरिस में जैसे एक डील हुई थी, पेरिस स्टाइल जो डील हुई थी, उसी तरह से एक डील हमने अब की है। यूनाइटेड नेशंस का जो COP15 हुआ है, कहाँ पे, CBD का कहाँ पे हुआ है, मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ है, कनाडा में हुआ है। एमिड एप्लॉज चाइनीज़ इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं COP15 बायोडाइवर्सिटी समिट के, उन्होंने 7 दिसंबर को जो कि स्टार्ट हुआ था, डिक्लेयर किया है कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट। चेयर मनूवर्ड टू इग्नोर कोंगोज लास्ट मिनट रिफ्यूजल। लास्ट में जो कोंगो है, जो कि अपना में इक्वेटर के बीचों बीच पड़ता है, इक्वेटर कोंगो के बीचों बीच जाती है, और रेन फॉरेस्ट भी है वहाँ पे, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी है वहाँ पे। तो कोंगो इस चीज़ से कुछ इग्नोर कर रहा था, वो मतलब वहाँ पे वो कोंगो जो था वहाँ पे सहमत नहीं था इस डील के साथ। डिमांडिंग ग्रेटर फंडिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो कोंगो का कहना ये था कि और भी ज़्यादा फंडिंग होनी चाहिए, भैया जितना मिल रहा है उतना ले लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। ये हालत है इस टाइम पे। तो कोंगो को ये समझना चाहिए था कि उसको यहाँ पे अपनी बात भी रखनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से बैक ट्रैक नहीं करना चाहिए था। जो वो कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, बाकी और देश कह रहे हैं, उनकी बात को भी समझना चाहिए था। चाइनीज ब्रोकर डील इज एम्ड एट सेविंग द लैंड्स, ओशंस एंड स्पीशीज फ्रॉम पोल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। मॉनिटर्ड जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस हैं, उसने देखा है कि 69% तक कमी आ गई है ऑन एवरेज सिंस 1970। यानी कि स्पीशीज़ में इतनी ज़बरदस्त कमी आ रही है, अलग अलग स्पीशी पूरी दुनिया में एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। यह लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 का कहना है, जो किसके द्वारा निकाली जाती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट आता है फैक्ट्स, कुछ प्रीलिम्स के लिए आते हैं। तो भारत के प्रेसिडेंट यानी कि जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है 18वीं नेशनल जम्बोरी का, जो कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के तहत हो रहा है। कहाँ पे, राजस्थान में। कैप्टन शिवा चौहान पहली विमेन ऑफिसर हो गई हैं जिनको कुमार पोस्ट पर डिप्लॉय किया गया है, जो कि हाईएस्ट बैटलफील्ड में है दुनिया के, सियाचिन ग्लेशियर पे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन है, कैप्टन शिवा चौहान। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि जो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है मोपा में, गोवा में, उसका नाम चेंज करके मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा रहेगा। ये ट्रिब्यूट दी जा रही है जो लेट यानी कि जो मरणोपरांत श्री मनोहर पारिकर जी को, जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फिर 382 मेगावाट का एक सुन्नी डैम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहाँ पे चल रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि सुन्नी डैम कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। क्यों उन्होंने अटेंड की है, काला आजार बीमारी को ख़त्म करने के लिए 2023 तक। तो बस इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा भारत का लक्ष्य क्या है, काला आजार बीमारी को कब तक ख़त्म करना है, 2023 तक ख़त्म करना है। पहली ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई है पानी पे। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी वाटर विजन एट द रेट 2047। बी कीपिंग अपने आप में एक स्वीट रिवोल्यूशन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल पूछा सकता है कि बी कीपिंग यानी कि स्वीट रिवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेट करता है, तो शहद से रिलेट करता है। बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का अवार्ड दिया गया है विद अ 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन बाय FSSAI। यानी कि ईट राइट स्टेशन है, यानी कि वहाँ पे सब चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती हैं, 5 स्टार रेटिंग मिली है। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन इसको FSSAI के द्वारा दिया गया है रेलवे स्टेशंस को, जो एक बेंचमार्क सेट करते हैं किस चीज़ के लिए, प्रोवाइडिंग सेफ एंड होलसम फूड टू पैसेंजर्स। यानी कि एक बहुत ही अच्छा जो खाना प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षित पौष्टिक भोजन जो प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, ऐसे स्टेशंस को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया जाता है। 5 स्टार रेटिंग इंडिकेट करता है कि इन्होंने पूरा कंप्लायंस किया है उस स्टेशन ने, जिससे कि सेफ्टी के साथ, हाइजीनिक के साथ फूड जो है अवेलेबल हो सभी यात्रियों को, पैसेंजर्स को। गाज़ियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन जो है वो लॉन्गेस्ट फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया है भारतीय रेलवे का। फिर एक नेशनल जीनोम एडिटिंग और ट्रेनिंग सेंटर को इनॉग्रेट
किया गया है, मोहाली पंजाब में इनॉग्रेट किया गया है। भारत का पहला फेस्टिवल है इंक्लूजन का पर्पल फेस्ट। ये कहाँ पे शुरू हो रहा है? गोवा में शुरू हो रहा है। इतना आपको पता होना चाहिए कि पर्पल फेस्ट कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। इंडिया की जो सरगम कौशल है उनको मिसेस वर्ल्ड का टाइटल मिला है 2022 का। सरगम कौशल को नेम किया गया है मिसेस वर्ल्ड 2022। उन्होंने 63 देशों से अलग अलग जो कंटेस्टेंट थे उनको हराया था और 21 साल बाद ये खिताब जो है हमारे पास आया है। मिसेस पोलिनेशिया को नेम किया गया है फर्स्ट रनर अप और मिसेस कनाडा को नेम किया गया है सेकंड रनर अप, और मिसेस इंडिया जो है वो तो फर्स्ट आई हैं, सरगम कौशल। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, मज़ा आता है नहीं आता इनको पढ़ने में, उसके बारे में भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।